वंदे मातरम साथियों, सभी मित्रों को प्रणाम। आज के सेशन में हम राजस्थान की जो कला संस्कृति के अभी तक 7 पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 1 से 45 तक क्वेश्चन देखे, अभी हम 46 से 83 तक क्वेश्चन आज देखेंगे। आज इसको पूर्ण करेंगे। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है ही है। बाकी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति आती है तो अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस रहते हैं। अपने इसको देखते हुए आगे बढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन देखने हैं, अपनी व्याख्याएं देखेंगे, समझेंगे, और आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये रिपीट भी हो रहे हैं, ये देखेंगे। और जब इनकी व्याख्याएं करेंगे तो व्याख्याओं के आसपास ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो पार्ट 2 में अपने देखते हैं। अब देखिए, ये सारणी हम कल भी देख चुके हैं, पर कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि ये पहला वीडियो देख चुके हो, तो पीछे वाला वीडियो भी अपना यूट्यूब पे पड़ा है, आप उसको देख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या है कि हमारा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं इस पे अपनी डिटेल से चर्चा की थी। जो ये 7 पेपर अब तक हुए हैं, इन 7 पेपर में टोटल जो 83 क्वेश्चन आए हैं, किस किस टॉपिक से किस पेपर में कितने आए हैं, किस टॉपिक से किस पेपर में कितने आए, ये सारा विश्लेषण बहुत ही गहनता से किया गया है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना साथियों, क्योंकि मैं जब क्लास में आपको पढ़ाता हूं तो सारा विश्लेषण करने के बाद ही आगे बढ़ता हूं, ताकि कि हम बेहतरीन रिजल्ट ला सके, और उसी के आसपास हम क्वेश्चन रहते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए 46वां कि निम्नलिखित में से वैष्णव संप्रदाय नहीं है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि वैष्णव संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना था। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना चाहती हो कि वैष्णव जो संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय है, जो वैष्णव संप्रदाय है, इस वैष्णव संप्रदाय में कौन लोग होते हैं? एक तो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग, वे उनके अवतारों को, उनके जितने भी अवतार हुए हैं, अवतारों की अनुयायी संप्रदाय क्या कहलाते हैं? वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। पहला तो अपने को ये ध्यान रखना है कि वैष्णव संप्रदाय है क्या चीज। तो है क्या चीज ये हमें सबसे पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो यह है क्या चीज, ये इसको हम देख लेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये बात है कि वैष्णव किसको कहेंगे? विष्णु है, उनके अवतारों के जो मानने वाले अनुयायी होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और वो संप्रदाय होते हैं उन्हें वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। इनमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय हमने देखा था, कल बात की थी कि इसकी प्रमुख पीठ कहां पे है? इस्लामाबाद अजमेर में है। और इस पीठ के संस्थापक कौन थे? इस पीठ के संस्थापक परशुराम थे, और परशुराम का जन्म ठीकरिया गांव सीकर में हुआ था। फिर वो मथुरा चले गए थे, मथुरा में इस निम्बारक संप्रदाय से वो दीक्षित हुए। फिर 36वें निम्बारकाचार्य बन के वो इस्लामाबाद आए, यहाँ इस पीठ की स्थापना की, खुद ही जीवित समाधि ली। ये बातें हमने की। और इसमें एक और ध्यान रखना है कि ये प्रमुख पीठ है और इसमें राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। राधा कृष्ण है, इस राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। किसमें? युगल रूप में पूजा होती है। ये अपने को ध्यान रख लेना है निम्बारक संप्रदाय में, ठीक है साथियों। तो ये गौर करेंगे। वल्लभ संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के थे वल्लभाचार्य। और प्रमुख पीठ इस संप्रदाय की है, ये कहां पे है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा राजसमंद में है, हम सभी को पता है। और यहाँ क्या है? नाथ द्वारा जो राजसमंद में है, यहाँ पर इस पीठ को स्थापित किया था वो दामोदर दास वैरागी ने किया था महाराणा राज सिंह के काल में 1672 में। नाथ द्वारा पहले सियाड़ गांव था,
प्राचीन नाम था। जब से ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी, इसको नाथद्वारा नाम से जाना जाने लगा। निष्कलंक संप्रदाय, तो इसके और संस्थापक भी ध्यान रखिएगा साथ में। इसके संस्थापक, सॉरी पीठ के नहीं, यहां ध्यान रखने, वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है, किसके संस्थापक है? वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है ये वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इस पर गौर करना है, ध्यान रखना है। निष्कलंक, अब देखिए निष्कलंक जो संप्रदाय है, इस निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये सबला गांव है। प्रमुख पीठ कहां पे है? सबला गांव। और ये सबला गांव कहां पर है? डूंगरपुर में है। और इस पीठ के और इस संप्रदाय के संस्थापक हैं, ये कौन है? इसके संस्थापक थे संप्रदाय के भी और पीठ के भी, वो संत मावजी हैं, संत मावजी। और ये ध्यान रखना है कि जो ये संप्रदाय है, इसमें विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की पूजा होती है। विष्णु के कौन से अवतार? 10वें अवतार हैं। 10वें अवतार कौन? 10वें अवतार कल्कि। इन 10वें अवतार कल्कि की पूजा इस संप्रदाय के लोग, निष्कलंक संप्रदाय के लोग करते हैं। संत मावजी के हस्तलिखित ग्रंथ है वो चोपड़ा कहलाते हैं। और ये दीपावली के दिन यहाँ पूजा के लिए रखे जाते हैं। यानी निम्बारक में राधा कृष्ण के युगल की पूजा होती है। वल्लभ संप्रदाय है, इसमें कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। कृष्ण के बाल रूप, कृष्ण किसके अवतार हैं? विष्णु के। कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। तो ये क्या है? वैष्णव संप्रदाय हो गए। इसके बाद में आता है, वो आता है लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है मित्रों? संप्रदाय आया है लालदासी संप्रदाय। और अपना उत्तर यही है। अपना उत्तर कौन सा है? लालदासी संप्रदाय ही है। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो लालदासी संप्रदाय है, इस संप्रदाय के संस्थापक थे, ये कौन थे? ये संस्थापक लालदास जी थे। और ये लालदास जी हैं, ये क्या है? लालदास जी। और इनकी प्रमुख पीठ है ये नगला जहाज है भरतपुर में। प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर में है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, नगला जहाज। और लालदास जी हैं, ये मेव जाति के लकड़हारे थे। और ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ है लालदास की चेतावनियां है, जो मेवाती में है। लालदास की चेतावनियां हैं जो मेवाती में है, ये अपने ध्यान रख लेंगे। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये क्वेश्चन कल भी हमने कर लिया था कि दादू पंथ है, इस दादू पंथ में उप संप्रदाय या कह दें उप शाखाएं कितनी थी? उप शाखाएं थी 5। हमने बात की थी कल। तो यहां क्या है कि एक तो खालसा थे, एक खाकी थी, खालसा, खाकी, एक थी नागा, एक थी विरक्त, और 5वीं थी वो उत्तरादे। और इन उत्तरादि को स्थानधारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानधारी। ये 5 शाखाएं थी दादू संप्रदाय की। ठीक है, 5 शाखाएं कह दो, और क्या कह दो? दादू संप्रदाय के, दादू पंथ के 5 क्या थे? उप संप्रदाय थे। और उस उप संप्रदाय के अपने को ये ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो यहां देखिए अपने को 3 के संस्थापक मिलते हैं। जो खालसा है, इसके संस्थापक थे गरीबदास जी। गरीबदास जी थे। और ये क्या थे? ये दादू के पुत्र थे, दादू दयाल के पुत्र थे, जो इनके क्या है? शिष्य भी थे। गरीबदास जी और मिस्किन दास जी 2 पुत्र थे, दोनों इनके शिष्य थे। 2 इनकी
रूप कंवरी और शोभा कंवरी बेटियां थी, वो भी इनकी शिष्याएं थी। और नागा जो संप्रदाय है, इस नागा संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे सुंदरदास जी। और ये ध्यान रखना है कि सुंदरदास जी सबसे अधिक पढ़े लिखे संत थे। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी। और सुंदरदास जी एक और भी हुए हैं, इनके 152 शिष्य थे दादू जी के, जिनमें 52 प्रमुख थे। और इनमें सुंदरदास नाम के 2 थे, एक बड़े सुंदरदास जी और एक छोटे सुंदरदास जी। अगर ये बात आए बड़े छोटे में नाम आ जाए तो ये बड़े थे, ठीक है। और उत्तरादि अथवा स्थानदारी है, इनके संस्थापक थे बनवारी दास जी। कौन थे? बनवारी दास जी हैं, ये इनके संस्थापक हैं। और इस उत्तरादि व स्थानदारी है, ये राजस्थान छोड़ के चले गए थे उत्तर भारत में, और राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में गए, मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में ये लोग फैले हुए हैं। और इनकी प्रमुख पीठ है वो रतिया में है, हिसार के पास है रतिया, वहां उस पीठ की स्थापना बनवारी दास जी ने की थी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां और चीज क्या गौर करनी है कि खाकी है, ये शरीर पर भस्म लगाते हैं, शरीर पर भस्म यानी राख लगाकर घूमते हैं, ठीक है। नागा है, ये हथियार रखते हैं, क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। और सैनिक रूप में इन्होंने स्वाई जयसिंह को सहायता दी थी। स्वाई जयसिंह है जो क्या है, जयपुर के महाराजा रहे हैं, इनको सहायता नागापंथ ने ही दी थी। और इसके बाद में अपने को क्या ध्यान रखना है साथियों, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो विरक्त है ये गृहस्थों को, घुमंतु होते हैं, गृहस्थों को उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, घुमंतु होते हैं, घूमते रहते हैं, और गृहस्थ होते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो जब भी आपसे प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो 2 ही पूछे जाते हैं, मेनली 3 पूछे जा सकते हैं। 2 कौन सा? खालसा के प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास जी। और नागा के कौन प्रवर्तक थे? सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी कौन से, बड़े या छोटे? तो बड़े वाले, ये ध्यान रखिएगा। अगर उत्तरादि और स्थानदारी का पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, तो बनवारी दास जी थे। बाकी इनके प्रवर्तक स्पेशल नहीं थे, पर ये शाखा निकली और इनके काम ये रहते हैं। तो यहां दादू पंथ के प्रवर्तक, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहां हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सुंदरदास। कौन सा उत्तर हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुंदरदास। तो यहां हमारा ये उत्तर रहेगा। क्लियर है इतना? क्योंकि अब मैं फिर भी ज्यादा बता रहा हूं कि टाइम ले रहा हूं, बाकी क्या है कि बहुत कुछ इनमें बताने के लिए और भी बच जाता है, पर जो मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। हर एक लाइन पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जा सकती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहती है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, रामदेव जी से संबंधित नहीं है। अब देखिए रुणीचा, रुणीचा अथवा रामदेवरा, इसको क्या कहते हैं? रामदेवरा अथवा रुणीचा। ये कहां पे है? जैसलमेर में, जैसलमेर में है। और यहां क्या है? यहां रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, और इनका मुख्य मेला है यहीं भरता है। यहां क्या है कि रामदेव जी ने क्या की? जीवित समाधि ली, समाधि ली, और मुख्य मेला भरता है, मुख्य मेला यहां पे भरता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। दूसरा है पोकरण। पोकरण के बारे में ये अपने को ध्यान रखना है साथियों कि पोकरण है, ये भी कहां है? जैसलमेर में। और ये क्या है कि पोकरण क्षेत्र में एक भैरव राक्षस नाम का जो राक्षस था, भैरव नाम से, भैरव राक्षस, उसका आतंक था। उस आतंक से क्या किया? जनता को छुटकारा दिलाया, वो रामदेव जी ने दिलाया था, यानी भैरव राक्षस की हत्या की थी। इसके बाद मल्लीनाथ जी ने इनको क्या किया था? मल्लीनाथ जी ने, मल्लीनाथ जी ने, मल्लीनाथ जी ने
रामदेव जी को जागीर दी, को पोकरण जागीर दी थी। अब पोकरण जागीर दी तो रामदेव जी को ये मल्लीनाथ जी के द्वारा दी गई थी, पर रामदेव जी ने क्या किया, रामदेव जी जो हैं इनको दी तो गई, पर इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। भतीजी को क्या है, दहेज में क्या दे दिया, दहेज में पोकरण दे दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि पोकरण से संबंधित रामदेव जी हैं, क्योंकि हम भेरू राक्षस की हत्या की है, और मल्लीनाथ जी ने पोकरण को जागीर के रूप में रामदेव जी को दिया है। और बाद में रामदेव जी ने क्या किया, जब अपनी भतीजी का विवाह हुआ तो इस भतीजी को दहेज में पोकरण दे दिया था। ठीक है, इसके बाद में मंसूरिया, मंसूरिया जो है ये क्या है कि मंसूरिया पहाड़ी है, ये जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में। और यहां क्या है, यहां पर गुरु बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु थे, हड़बू जी के भी गुरु थे, कौन, बालीनाथ की समाधि है। समाधि वे रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर वे बालीनाथ की समाधि है। ये ध्यान रख लेना है। कहां पे, ये है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि रामदेव जी से संबंधित कौन सा नहीं है। तो यहां अपने को ध्यान रख लेना है कि रामदेव जी से संबंधित बनेड़ा नहीं है। कौन सा नहीं है, बनेड़ा है, ये नहीं है। और बनेड़ा कहां पे है, भीलवाड़ा में है। और इस स्थान का संबंध रामदेव जी से नहीं है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। क्लियर है इतना। बाकी के बहुत से स्थान रामदेव जी से संबंधित हैं और भी, पर अपने को क्या कि जब रामदेव जी पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में एक एक चीज में समझा दूंगा, कहां कौन सा स्थान किस लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना यहाँ ऑब्जेक्टिव में बताने का प्रयास किया जाएगा, बता सकता हूं उतना प्रयास कर रहा हूं। तारपी वाद्य यंत्र मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग। अब देखिए, तारपी वाद्य यंत्र है, ये क्या है कि ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग ये बांसुरी की तरह होता है। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग है, ये कौन करता है, तो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कथुड़ी जाति करती है। और कथुड़ी जाति कहां मिलती है, उदयपुर है, यहां उदयपुर में कथुड़ी जाति है वो मिलती हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना मित्रों। तो उदयपुर में कथुड़ी जाति हैं ये। अब देखिए, मांगणियार है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली संगीत जीवी जाति है। नट है, ये नृत्य करने वाले लोग हैं। और जोगी हैं, ये भी क्या है, वाद्य यंत्र बजाकर और अपनी संगीत जीवी जाति है, अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है साथियों, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। किनका नाम बताना है, ख्वाजा, एक मिनट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु के नाम बताइए। अब देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक तो अपने को ये ध्यान रख लेना है कि ये महोदय हैं, ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। अपनी कल इनकी बात की भी थी, इनकी दरगाह पे क्वेश्चन आया था कि साथ क्या है, भारत आए थे, भारत आए। और भारत में अजमेर में इनकी दरगाह है, अपने सभी को पता है। हम सभी आस्था भी रखते हैं, जाते भी हैं जैसे ही समय मिलता है ना। तो ये अजमेर में है। और यहां क्या है, 1236 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1226 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी
कहाँ पे? अजमेर में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी हैं, वो इनके गुरु थे। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। ठीक है, तो ये आए हैं और इनकी दरगाह अजमेर में है। दरगाह पे हमने बात की थी कल के 3 गेट है, निजाम गेट है, शाहजवानी दरवाजा है और बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजे पे क्वेश्चन आया था, तब बात की थी। निजाम गेट उस्मान अली जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने बनवाया। शाहजहानी दरवाजा शाहजहां ने बनवाया। और बुलंद दरवाजा है, ये क्या है? महमूद खिलजी जो मालवा का सुल्तान था, उसने उसका निर्माण करवाया था। और बुलंद दरवाजे पर ही भीलवाड़ा का गोरी परिवार क्या करता है? गोरी परिवार है वो उस पर झंडा फहराकर उर्स को प्रारंभ करता है। और ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ इनका जो उर्स है, ये उर्स है पहली रजब से छठी रजब तक। पहली रजब से छठी रजब तक है वो उर्स इनका क्या है? चलता है। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। अब देखिए एक चीज और कि ये जो मैं सभी बता रहा हूं ना, बहुत से साथी सोचते हैं कि हमें पीडीएफ इसकी अवेलेबल करवा दी जाए। तो यहाँ क्या है कि ये जो वाला पेपर है ना, ये सॉलिड पेपर है जो 7 के 7 है। डिटेल में सॉल्यूशन इनका किया हुआ है। डिटेल में क्या किया हुआ है? सॉल्यूशन। ये मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। ये जो नंबर है इस पे, ये नोट्स हैं हमारे, हस्तलिखित नोट्स हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारा सिलेबस है और ये मार्केट में भी अवेलेबल है। और अगर कहे कि कोई किसी को मार्केट में नहीं मिल रहा, कोई ऐसी जगह पे बैठा है दूर दराज में, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके और क्या कर सकते हैं कि इसको मंगवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। आगे देखें। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला पहला विद्वान कौन था? ये अपने कल व्याख्या में कर लिया था। कल क्या है? व्याख्या में कर लिया था। क्या किया था हमने? पहले तो इसका सीधा सीधा उत्तर हम लिख लेते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इन्होंने क्या किया? 1912 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में क्या है? 2 चीजें पहली बार हुई। एक तो पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग। अब देखिए हम जो भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द, हमारा जो भौतिक प्रदेश है ना, इसके लिए राजस्थान शब्द पहली बार 1829 में कर्नल जेम्स टूड द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक में करते हैं। वैसे ही हमारी जो राजस्थानी भाषा है, इसके लिए राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार राजस्थानी का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। राजस्थानी का क्या किया? वैज्ञानिक का विश्लेषण किया। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे हमें गौर करना है। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं।
इन्होंने पहली बार 5 भाषाएं लिखी। ये जो राजस्थानी का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इन्होंने 5 उपबोलियों में बांटा था, वो अपनी क्या डिटेल क्लास देखेंगे, वहां देखेंगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेल करते हुए सही उत्तर लिखिए। अब देखिए गुण भाषा, गुण भाषा है, ये किसकी रचना है? ये हेम कवि की रचना है, यानी ए का क्या है 4। अब देखिए ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें जहां से जो भी 4-5 में जहां भी आपको आ रहा है मिलान वाला, आप नाम देखेंगे कि इसका रचनाकार तो मुझे पता है, तो वहां से आप स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ए का 4 है, अगर आपको ये आता है तो यहाँ ए का 1 है, ये नहीं होगा। यहाँ ए का 2 है, ये नहीं होगा। यहाँ ए का 3 है, ये नहीं होगा। तो सीधा सीधा उत्तर हमारा 1 से ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 से ही हमारा उत्तर आ रहा है। पहले हम उत्तर को चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। ये हमारा उत्तर है। इसके बाद में गुण रूपक, गुण रूपक रचना किसकी है? गुण रूपक रचना है केशवदास की। राजरूपक, राजरूपक रचना है वीरभान की। अब देखिए यहां ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट नहीं किया, पर वास्तव में अगर सही तरीके से कोई भी ऑब्जेक्शन करता तो ये डिलीट हो सकता था। सूरज प्रकाश रचना है, इसके रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार थे, वो थे कर्णीदान सिंह। और कर्णीदान सिंह है, ये दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। और दरबारी कवि किसके थे? अभय सिंह के। और अभय सिंह कहां के शासक हैं? अभय सिंह जोधपुर के शासक हैं। और जोधपुर के शासक अभय सिंह और गुजरात के सर बुलंद खां के मध्य 1787 में एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का आंखों देखा हाल इस सूरज प्रकाश में लिखा गया है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां तो फिर यही बनेगा, पर एग्जैक्ट चीज इसकी ये वाली है। ये ध्यान रखना है कि इसके रचनाकार कर्णीदान सिंह थे। कर्णीदान सिंह दरबारी कवि थे अभय सिंह के। अभय सिंह जोधपुर के शासक थे। सूरज प्रकाश में क्या है? सूरज प्रकाश में अभय सिंह और सर बुलंद खां के मध्य, सर बुलंद खां गुजरात के थे, इनके मध्य 1727 में हुए युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा गया है। ठीक है साथियों, ये रचना काफी बार पूछी जाती है, तो इस पे गौर करना है। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी, अब देखिए श्रीलाल जोशी हैं, इनका अपने को ध्यान रखना है कि इन्हें 2006 ईस्वी में, कब? 2006 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। और ये पद्मश्री अवार्ड इन्हें किसके लिए मिला? फड़ चित्रण के लिए, फड़ चित्रण के लिए मिला। तो फड़ चित्रण के जो क्या है कि फड़ चित्रण से संबंधित श्रीलाल जोशी है। फड़ चित्रण का जो प्रमुख केंद्र है, ये प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रमुख केंद्र है शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला। शाहपुरा भीलवाड़ा है, ये फड़ चित्रण का क्या है? प्रमुख केंद्र है राजस्थान में। और एक और ध्यान रखिएगा नाम साथ में, जैसे श्रीलाल जोशी हैं वैसे ही पार्वती जोशी हैं। इन पार्वती जोशी को भी ध्यान रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये क्या है? ये भारत की पहली फड़ चितेरी है। भारत की पहली फड़ चितेरी कौन सी है? वो है फड़ चितेरी, वो है पार्वती जोशी। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। क्या रखना है? ये ध्यान रखना है, इस पर गौर करना है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट हमारा जो
3 मई 2025 को हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन आया था। यानी हमने पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था ना कला संस्कृति का, क्योंकि पर्यटन भी उसमें टॉपिक है, यहीं से किया था। ये तकनीकी शिक्षा में भी आया। यानी अक्सर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और पहले तो इसका उत्तर हमको पता ही है उसके अनुसार कि हमारा उत्तर क्या है, कि हमारा उत्तर है वो है 1989। और अपने को ध्यान रखना है कि हमने लिखा भी है पहले कि मोहम्मद यूनुस समिति थी, मोहम्मद यूनुस समिति। और इस मोहम्मद यूनुस समिति ने 4 मार्च 1989 को सिफारिश की थी। और 4 मार्च 1989 को इसकी सिफारिश के आधार पर पर्यटन को क्या किया गया था, निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया था। निर्धूम उद्योग का दर्जा। अब देखिए हमने वहां के सारी चीजें देख ली थी कि 2004-5 में क्या किया गया, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। और हाल ही में 1 अप्रैल 2022 को पर्यटन को पूर्ण जन उद्योग का दर्जा मिला है। ठीक है, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई। आरटीडीसी पर्यटन, आरटीडीसी क्या है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, उसकी स्थापना 24 नवंबर 1978 को होती है। और विधिवत कार्य 1 अप्रैल 1979 को प्रारंभ किया जाता है। ये बातें हमने पहले कर ली थी, तो ये मैंने केवल मौखिक बता दी है, पीछे वाली क्लास में वो की हुई है, तो वहां से आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे साथियों, अलवर चित्रशैली में वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। यहां अपने को यह ध्यान रखना है, हाथी दांत पर फलकों पर चित्र के लिए मूलचंद और उदयराम प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, मंगल सिंह के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे मूल सिंह और क्या है कि उदयराम। और यहां यह ध्यान रखना है कि अलवर चित्रशैली है, इस चित्रशैली का स्वर्ण जो काल कहलाता है, कौन सा काल, स्वर्ण काल, इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ये स्वर्ण काल कहलाता है महाराजा विनय सिंह का काल। महाराजा विनय सिंह का काल है, वो इसका स्वर्ण काल कहलाता है। का काल, ये ध्यान रखना है। और इनके काल में एक चित्रकार हुए थे बलदेव। कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, बलदेव। और इन्होंने शेख सादी की गुलिस्ता का क्या है, लिपिबद्ध किया था। बलदेव ये प्रसिद्ध चित्रकार इनके काल में रहे थे। एक और ध्यान रखना है यहां, और वो क्या रखना है, वो ये रखना है कि शिवदास सिंह ये अलवर के राजा थे। और इनके समय क्या है, काम शास्त्र पर कार्य हुआ, काम शास्त्र पर चित्रण। और ये ध्यान रखेंगे कि कामदास पर चित्रण किस शासक के काल में हुआ है, वो शिवदास सिंह के काल में हुआ है। और ये भी अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि अलवर शैली एकमात्र शैली है जिसमें क्या है, वेश्याओं का चित्रण हुआ है। एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं का चित्रण हुआ है, अलवर एकमात्र चित्र शैली है, इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें वेश्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें वेश्याओं का क्या हुआ है, वेश्याओं का चित्रण हुआ है। ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुड़िया लिपि, मुंडिया ये थोड़ा सा गलत है, मुड़िया लिपि, मुड़िया लिपि है ये, मुड़िया लिपि। ठीक है, मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता कौन थे, टेढ़े मेढ़े अक्षर होते हैं इसमें। कैसे अक्षर होते हैं, टेढ़े मेढ़े। और
इसके आविष्कारक कौन थे? टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। और ये अपनी कल बात की थी कि टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के क्या थे? अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया हैं, इन मोतीलाल मेनारिया ने क्या किया? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, इन मोतीलाल मेनारिया ने ये किया था कि इन्होंने बताया था कि इस मुड़िया लिपि के क्या है आविष्कार करता थी वो टोडरमल थे। हमने बात की है कि इसको महाजनी लिपि भी कहते हैं, इसको बढ़िया लिपि भी कहते हैं, इसको हम मोडकी लिपि भी कहते हैं, इसको शास्त्रीय लिपि भी कहते हैं, और दफ्तरों में जब प्रयोग करते हैं तो इसको कामदारी लिपि भी कहते हैं। ये पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। अगला देखेंगे, हमीर हट के लेखक कौन से हैं? अब देखिए, हमीर हट के लेखक, हमीर पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए, जैसे हमीर हट, हमीर मदमर्दन, हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, ये ग्रंथ लिखे गए हैं। हमीर मर्दन है, ये जय सिंह सूरी का, किसका लिखा हुआ है? जय सिंह सूरी है, इनका लिखा हुआ है। हमीर रासो एक जोधराज ने भी लिखा है और एक सारंगधर ने भी लिखा है, दो अलग अलग लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। जोधराज ने भी लिखा और सारंगधर ने भी लिखा। ऐसे ही हमीर का महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा, नयन चंद्र सूरी हैं, ये इस हमीर महाकाव्य को लिखते हैं। वैसे ही के हमीर अट्ठ किसने लिखा? तो हमीर अट्ठ लिखा था वो चंद्रशेखर ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रशेखर है, ये हमीर हट लिखते हैं। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र, अब देखिए दादू पंथ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखिए। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि आपको दादू पंथ बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, और ऐसे ही तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। और वो क्या है कि जो अपने बैच के विद्यार्थी हैं उनको तो पूरा डिटेल में हर चीज एक एक करवा दूंगा मैं। हाँ जी, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? वो था नारायणा। कौन सा है? नारायणा। और नारायणा है ये कहां पर है? जयपुर में है दादू पंथ का प्रमुख केंद्र, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए दादू दयाल ने क्या किया था, ये ध्यान रखिएगा कि दादू पंथ कैसे बना, ये थोड़ा सा आप समझिए कि दादू दयाल हैं, इन्होंने क्या स्थापित किया? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय है, ये स्थापित किया कब? 1574 ईस्वी में। फिर क्या है कि इनको परम ब्रह्म कहा जाने लगा, परम ब्रह्म संप्रदाय। और दादू जी की मृत्यु के बाद में ये क्या है? दादू संप्रदाय के नाम से जाना गया। तो अब अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी ब्रह्म आए, परम ब्रह्म आए, ये सारे दादू पंथ की ही बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित कीजिए। फर्स्ट और सेकंड जो सूची है इनको सुमिलित करना है, सीधा सा क्वेश्चन है। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, यानी ए का क्या हो गया? 3। अब देखो यहां ए का 2 है, ये नहीं होगा, ए का 2 है, ये नहीं होगा, ए का 4 है, ये नहीं होगा। तो पहले वाले में क्या है?
ए का 3 है और ए का 3 है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। क्या रख लेना है अपने को? एस का ध्यान रख लेना है, एस पर गौर करना है। तो पहला ए का 3, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को रामदेव जी का जन्म होता है और इसी को क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज है वो ऐसे कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही क्या है? वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, जालोर में लगता है। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जिसको तेजा दशमी कहते हैं। ये ऑटोमेटिक ही है। आगे देखेंगे, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया? अब देखिए, ये है जालोर, सिरोही, भीनमाल। अब यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि भीनमाल कहां पे है? जालोर में है। और भीनमाल में क्या है? यहां ब्रह्मगुप्त है, इन ब्रह्मगुप्त का जन्म है। ये जन्म कहां होता है? भीनमाल जालोर में होता है। भीनमाल जालोर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो ये 598 ईस्वी में हुआ था। 598 ईस्वी में हुआ। और ये जो ब्रह्मगुप्त महोदय हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ है, ये प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? तो प्रमुख ग्रंथ में एक तो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्रंथ था। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है मित्रों वह खंड खादक, खंड खादक है, ये दूसरा है, ये ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहां क्या है कि आप एक तो ना यहां में, ठीक है, जन्म स्थान रामदास जी का जन्म स्थान कहां हुआ? बीकमकोर हुआ। बीकमकोर में, बीकमकोर कहां पे है? जोधपुर में। ए का क्या आ गया? ए का 4। तो यहां देखो, ए का 3 ये नहीं होगा, ये ए का 1 ये नहीं होगा, ए का 1 ये नहीं होगा। यानी सीधा सीधा हमें केवल एक से ही उत्तर मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है? वो हमें हमारे सामने ये मिल रहा है। ठीक है, यहां अपने को ध्यान रखना है। रामदास, बीकमकोर, जोधपुर। इसके बाद में जसनाथ, जसनाथ जी का कहां पे होता है? कतरिया सर, बीकानेर में होता है। दरियाब जी का जेतारण ब्यावर में होता है। कतरिया सर कहां है? बीकानेर। बीकानेर। जेतारण किस जिले में है? ब्यावर में। और चरणदास जी का कहां होता है? डेहरा में। और डेहरा है अलवर में। ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये है। और अगर हम देखिए ऐसे मृत्यु पूछी जाए कि इनकी मृत्यु कहां हुई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इनकी जो मृत्यु होती है वो खेड़ापा में होती है। रामदास जी की कहां हुई? खेड़ापा में। और खेड़ापा किस जिले में है? जोधपुर में। जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी कहां पर? कतरियासर में। कतरियासर बीकानेर है, यहां पर ये जीवित समाधि लेते हैं जसनाथ जी, मात्र 24 साल की आयु में। जसनाथ जी की को क्या है कि सिकंदर लोदी ने भूमि दान में दी थी। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजस्थान के किस संत को भूमि दान में दी? ये भी क्वेश्चन आता है। और एक और ध्यान रखिएगा कि सिकंदर लोदी का संबंध राजस्थान के 2 संतों से है, एक तो जसनाथ जी और दूसरा जाम्बो जी। जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और क्या है कि जसनाथ जी को सिकंदर ने क्या किया था? भूमि दान में दी थी।
संत दरियाव जी का जन्म जेतारण ब्यावर में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु है वो रेण नागौर में हुई थी, रेण नागौर। चरणदास जी का जन्म देहरा अलवर में होता है और इनकी मृत्यु है वो दिल्ली में होती है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सी लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? लोक देवी के रूप में, अब देखिए बाण माता। बाण माता क्या है? सिसोदिया वंश की कुल देवी है। सिसोदिया जो वंश है मेवाड़ का, वंश की कुल देवी कौन है? बाण माता है। तो ये लोक देवी के रूप में पूज्य है। शीतला माता, चेचक की देवी इनको कहा जाता है। चेचक की देवी। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। भदाना माता, मूठ पीड़ित का इलाज है, मूठ पीड़ित का इलाज है वो यहां होता है। बधाना कोटा में इनका जन्म। और ये कौन है? मीरा। मीरा है, ये लोक देवी नहीं है। मीरा क्या है? मीरा है, ये लोक देवी नहीं है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्या थी? ये लोक संत थी। और मीरा पे क्वेश्चन पहले आया था पिछली क्लास में, वहां हमने देखा था इनका जन्म कैसे हुआ, पति कौन थे, वृंदावन गई, कहां कैसे गई, लास्ट में मृत्यु कैसे हुई, उन पे बात हमने कर ली थी। आगे देखेंगे। तूरा कलंगी लोकनाट्य में तूरा व कलंगी प्रतीक है। अब देखिए तूरा कलंगी लोकनाट्य है, ये ध्यान रखेंगे पहला तो कि ये जो हमारा लोकनाट्य है ना, कौन सा लोकनाट्य है? तूरा कलंगी लोकनाट्य है ना। इस लोकनाट्य को देखो पहले तो, ये एक लोकनाट्य है। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे चंदेरी। चंदेरी कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। चंदेरी मध्य प्रदेश के दो व्यक्ति थे। एक था तुकनगिर और दूसरा था शाह अली। तुकनगिर और शाह अली। यहां अपने को ये ध्यान रखने साथियों कि तुकनगिर है, ये तुरा बांधता था, किसका प्रतीक था? शिव का। और शाह अली है, ये क्या है? कलंगी बांधता था। और कलंगी किसका प्रतीक था? तो कलंगी था वो पार्वती का। ठीक है। शाह अली है, ये क्या है? हरा रंग के वस्त्र पहनते थे, वस्त्र। और तुकनगिर है, ये भगवा रंग के वस्त्र पहनते थे। ठीक है। अब उत्तर तो आपको मिल ही गया। उत्तर आपको क्या मिला? कि उत्तर आपको मिला ये शिव और पार्वती के प्रतीक है। ठीक है। पर इसके साथ साथ में अपने को ध्यान रखना है कि ये तो परिवर्तक, सीधा परिवर्तन इसका मूलतः कहां हुआ? तूरा कलंगी लोकनाट्य है, ये राजस्थान में, राजस्थान में प्रवर्तक अगर इसके पूछे जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बार बार, इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूं। इसमें कौन से है? सहेडू सिंह, सहेडू सिंह। और कौन है? हमीद बेग। हमीद बेग। और ये कौन है? तूरा। और ये कौन है? कलंगी। बस बाकी डिटेल वहां है ही। इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है तूरा कलंगी? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थान राजस्थान में 3 है।
कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है, घोसुंडा है, व निम्बाहेड़ा। चित्तौड़गढ़, गोसुंडा व निम्बाहेड़ा 3 प्रसिद्ध स्थान है इसके राजस्थान में। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा? मैं समझता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा मकसद केवल और केवल आपको परीक्षा उपयोगी सामग्री देना है, न कि इधर उधर बात करना, इधर उधर डायलॉग बाजी करना, या क्या है कि आपको हंसाते रहना। क्योंकि एक सिंसियर स्टूडेंट है, अगर उसे बेहतरीन तैयारी करनी है तो अपने टाइम का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे कर पाते हैं। आगे देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सहायक आचार्य 2018 सारंगी में क्वेश्चन आया था। कानन मेला, कानन मेला कहां पे आता है? बाड़मेर में बढ़ता है, यानी ए का 2। कानन मेला कहां बढ़ता है? बाड़मेर में। ए का 1 नहीं होगा, ए का 3 नहीं होगा, ए का 4 नहीं होगा, तो क्या हो गया? ए का 2, ये 1 से ही क्लियर हो रहा है, तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। मुड़वा का मेला कहां पर है? नागौर में है। मरु मेला जैसलमेर में बढ़ता है, और कपिल मुनि का मेला बीकानेर में। देखिए, मिलान वाले बिल्कुल सिंपल से रहते हैं, उनमें कोई विशेष नहीं रहता। आगे, बागड़ चित्र की बोली के लिए ग्रेयर्सन। देखिए, एक तो दादू और एक भाषा में जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन, इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से देखना है, गौर करना है, इन पे एक एक बात पे गौर करना है। ठीक है साथियों, तो अपने को इस पे देखते हैं इसको कि बागड़ चित्र की बोली के लिए ग्रेयर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया था। बागड़ चित्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? बागड़ी। कौन बोलते हैं? भील लोग बोलते हैं, भीलों द्वारा बोली जाती है। तो ये ग्रेयर्सन महोदय है, ये क्या कहते हैं? ये इसको भीली कहते हैं। क्या कहते हैं? भीली कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। बागड़ चित्र में बागड़ी बोली जो बोली जाती है, बागड़ी बोली कौन बोलते हैं? भील बोलते हैं। ग्रेयर्सन ने इस बागड़ी बोली को क्या कहा था? भीली बोली कहा था। ये ध्यान रख लेना है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन, किस भाषा में राजस्थानी, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से, ये तो स्पष्ट तौर पे पता चल रहा है, मराठी से, भोजपुरी से, बंगाली से, है ना? तो ये सीधा उत्तर तो क्या रहेगा इसका? शोरसेनी अपभ्रंश रहेगा। और ठीक है, और वैसे क्या है, वैसे ही अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या थी? आर्य भाषा थी सबसे पहले, फिर क्या आई? वैदिक संस्कृत आई। कौन सी आई? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से क्या आया? एक तो पाली आई, और एक अभी की जो संस्कृत है वो आई। अभी की जो संस्कृत है वो आई थी। पाली से क्या हुआ? पाली से 3 चीजें आई। क्या आई? शोरसेनी, प्राकृत, मागधी प्राकृत, और महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है, अब शोरसेनी से, शोरसेनी से क्या आया? शोरसेनी अपभ्रंश है ना, गुर्जरी अपभ्रंश। क्या है? गुर्जरी अपभ्रंश। दिख रहा है ना आपको? दिख तो रहे पूरा? हाँ जी,
गुर्जरी अपभ्रंश आया है, और गुर्जरी अपभ्रंश है, इससे फिर राजस्थानी उत्पन्न होते, राजस्थानी और हिंदी दोनों उत्पन्न होती हैं। ये अपने को ध्यान रखिए। यहाँ क्या है कि वैदिक संस्कृत से पाली और लौकिक संस्कृत है वो है। तो यहाँ के मूलतः ये इस तरह से चलेगा, ये ध्यान रखना है जैसे भी आए। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? अब देखिए अलगोजा पर भी बहुत अधिक क्वेश्चन आए हैं, ये भी नोट कीजिए कि दादू पंत हो गया, अलगोजा हो गया और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो गया, इन तीन पे बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ सुशिर वाद्य यंत्र है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसमें 7 व 9 छेद होते हैं। क्या होता है इसमें? 7 व 9 छेद होते हैं, 2 बांसुरियां होती हैं, 2 बांसुरियां मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि इसको आरपीएससी ने डिलीट किया था। आरपीएससी द्वारा क्या किया गया था? द्वारा डिलीट किया गया था, क्योंकि ये क्या था? ये था हमारा, वो था क्या है क्वेश्चन, आरपीएससी द्वारा इसे डिलीट किया गया है क्योंकि इसमें 7 और 9 छेद होते हैं। ऑप्शन में क्या है? 7 ही था केवल, जबकि 2 बांसुरियां रहती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊब छठ कब पर्व मनाया जाता है? ऊब छठ मनाया जाता है ये भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इस दिन क्या है? गोधूली बोला से शाम से और चंद्रमा उदय तक लड़कियां हैं जो व्रत करती हैं, वो क्या करती हैं कि पानी में खड़ी रहती हैं, पानी में खड़ी रहती हैं। इसको क्या है? चंद षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, व्रत भी कहते हैं। पानी में खड़ी होती हैं, पानी में लड़कियां खड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्यमल मिशन द्वारा लिखित वंश भास्कर किसने पूर्ण किया? सूर्यमल मिशन है, ये क्या है कि सूर्यमल मिशन है, ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के शासक थे राम सिंह, शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। एक तो ये ध्यान रखना, दरबारी कवि ये रहे हैं, एक बात। दूसरा वंश भास्कर है, इसको इन्होंने प्रारंभ किया है, किसने प्रारंभ किया है? सूर्यमल मिशन ने। कब किया है? 1840 ईस्वी। 1840 ईस्वी में ये इसको प्रारंभ करते हैं और इसको पूर्ण है, ये इनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र कौन थे? मुरारीदान। मुरारीदान ने इसको क्या किया था? पूर्ण किया था, ये ध्यान रखना है। और अब साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना कि प्रमुख रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं और इन पे क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जाते हैं। तो यहां के एक तो हमारा लिखा हुआ है वंश भास्कर है, वंश भास्कर, ठीक है। सती रासो, राम रंजाट,
बलवंत विलास, धातु रूपावली, है ना। तो ये अपने ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागेय राघव का नहीं है? रागेय राघव है ये। टी राघवाचारी के मूल नाम इनका क्या था? मूल नाम था टी राघवाचारी, और रांगेय राघव के नाम से ये क्या करते थे? रचनाएं करते थे। ये अपने को ध्यान रखना है, टी राघवाचारी और रांगेय नाम से ये रचनाएं करते हैं। तो यहां अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों, मिट्टी का कलंक, मिट्टी का कलंक है, ये क्या है? ये इनका नहीं है। ये क्या है? यादवेंद्र चंद्र शर्मा, यादवेंद्र चंद्र शर्मा की रचना है। बाकी क्या है? मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा सा रास्ता, ये क्या है? रांगेय राघव द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र में, पटेलिया पर्वतीय क्षेत्र में। ये देखिए कुरंजा, कुरंजा है, ये क्या है? एक कुरंजा एक विरह गीत है। कुरंजा क्या है? ये एक तो विरह गीत है, ये ध्यान रखेंगे, विरह गीत, और मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, बिछियो, लालर, ये सभी क्या पर्वतीय हैं, कुरंजा पर्वतीय नहीं। अगला देखेंगे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। अब देखिए इसका एग्जैक्ट उत्तर तो दिया हुआ नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना है ना साथियों, ये स्थापना तो कब होती है? 24 नवंबर 1978 को होती है। और इसी ने कार्य जो प्रारंभ किया है ना, ये कार्य प्रारंभ करता है, वो किया जाता है 1 अप्रैल 1979 को। ये हम पीछे देख चुके हैं, इस क्लास में भी हमने इस पे बात की है, और पिछली क्लास में भी हमने डिटेल इस पे जाना था। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। पर यहाँ क्या है कि यहाँ के हिसाब से अभी उत्तर क्या बन रहा है? 1 अप्रैल 1979 बन रहा है, इस पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, रम्मत है। रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? रम्मत एक लोक नाट्य है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसका उद्भव कहां हुआ था? रम्मत का उद्भव तो हुआ है जैसलमेर में। कहां पे हुआ? जैसलमेर में। और ये प्रसिद्ध कहां की है? तो ये रम्मत प्रसिद्ध है, ये है बीकानेर की। रमती कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन, मोरचंग है। मोरचंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है। अब ये ध्यान रखने, इस मोरचंग पर, मोरचंग पर क्या ध्यान रखेंगे? मोरचंग पर अपने को ये ध्यान रखना है कि मोरचंग क्या चीज है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का क्या है? सबसे छोटा वाद्य यंत्र। सबसे बड़ा कल किया था हमने नौबत, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ये अपने को ध्यान रखना है। नंबर 1 बात। नंबर 2, होठों में रखकर बजाया जाता है। होठों में रखकर बजाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नंबर 3,
लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं, ये ध्यान रखना है। छोटा सा होता है, होठों में रखकर लोहे का बना होता है, और लंगा जाति के लोग हैं वो इसको बजाते हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। अगला देखेंगे, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है। अब देखिए बाणगंगा का मेला, बाणगंगा का मेला कहां पे बढ़ता है, बेराट में बढ़ता है। और बेराट हमने देखा था कि कोटपुतली बहरोड में है। और कब बढ़ता है, बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है। बैसाख पूर्णिमा है, ये बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है, ये ध्यान रखना। श्री महावीर जी मेला चांदन गांव करौली में बढ़ता है, करौली में। और कब बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख एकम तक, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण एकम तक बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद में केला देवी का मेला, केला देवी का मेला है, ये करौली में बढ़ता है। और कब बढ़ता है, ये बढ़ता है केला देवी का मेला, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को या लक्खी मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या बढ़ता है, अष्टमी को लक्खी मेला बढ़ता है। और ये ध्यान रखने, अपना उत्तर क्या रहेगा, करणी माता का मेला है, करणी माता का मेला, ये वर्ष में 2 बार बढ़ता है। और वर्ष में 2 बार कब बढ़ता है, ये बढ़ता है 2 बार। और एक तो चैत्र नवरात्र में बढ़ता है, चैत्र नवरात्र में, नवरात्र में। और दूसरा आश्विन नवरात्र में। नवरात्र में, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली का विकास में इनका प्रचुर योगदान है, सही बात है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरते थे, ये भी सही है, धार्मिक और व्यक्तिगत चित्र। मथेरन अपने आप को महात्मा भी कहते थे, ये कल अपने डिटेल में पढ़ा है इसको। तो ये सभी क्या कथन सही है। क्या चीज है, ये क्या पूछा है इसमें, सावधानी से पढ़िए। और उपयुक्त में से सही है, उपयुक्त में से सही कौन सा है, तो सभी कथन है, ये सभी के सभी सही हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तिमणिया पहना जाता है, तिमणिया आभूषण है। और आभूषण क्या है, अक्षर आभूषण का एक क्वेश्चन आता है। और ये तिमणिया आभूषण है, ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, महिलाएं पहनती है कहां पे, गले में, ये अपने ध्यान रखेंगे। सुमिलित कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जगरोती और धावड़ी, ये पहले भी आ चुका है कि पीछे, अभी पहले क्या, बाद के 2025 में। और ये पहले के पेपर्स आपने पढ़ रखे हैं, तो वहां से आपके क्वेश्चन ये हो जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। जगरोती कहां की है, करौली की। और धावड़ी कहां पे है, उदयपुर की। तो इन दो से ए का 4 और दे का 1 देख लो। ए का 4 ये हो सकता है, ए का 3 ये नहीं होगा, ए का 1 ये नहीं होगा, और ए का 4 ये हो सकता है। दे का 1, दे का 3 ये नहीं होगा। यानी यहां से हमारा सीधा सीधा उत्तर आ रहा है, सीधा हमारा बिल्कुल उत्तर आ रहा है, ये अपने ध्यान रखेंगे। आगे 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, 10वीं शताब्दी का अंबिका मंदिर, 10वीं शताब्दी का अंबिका मंदिर कहां पे है, जगत में है। सीधा उत्तर तो यहां क्या है,
सीधा उत्तर तो इसका है जगत में। ये कहां पे है? जगत में। जगत अंबिका मंदिर कहते हैं इसको, जगत। और कहां पे? उदयपुर में। और इसमें क्या है? कामुक दृश्य हैं। कामुक दृश्यों के कारण इसको क्या कहते हैं? कामुक दृश्यों के कारण इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है। और यहां क्या है? यहां नृत्य गणेश यानी नाचते हुए गणेश, गणेश की मूर्ति स्थापित है। नृत्य गणेश की मूर्ति स्थापित इस मंदिर में है, ये ध्यान रखेंगे। आगे गलत युग्म को पहचानिए। बादली। अब देखिए, बादली चंद्र प्रकाश देवल, पहला ही युग्म गलत है। पहला ही क्या है? युग्म है, ये गलत है। यहां अपने को ये ध्यान रखना है। राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघवाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश बदानी। ये ध्यान रखना है, बादली रचना है, ये किसकी है? ये चंद्र सिंह बिरकाली की है। चंद्र सिंह बिरकाली की, बिरकाली की रचना है। और ये क्या है? आजादी के बाद राजस्थानी की पहली काव्य करती है। आजादी के बाद राजस्थानी भाषा की, राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति ये है, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? सोमेश्वर मंदिर है ये किराड़ू बाड़मेर में है, और इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो तो जगत मंदिर को कहा जाता है, और राजस्थान का खजुराहो इसको कहते हैं। किराड़ू है, यहाँ पे हातमा गांव है। हातमा गांव में ये मंदिर है। कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। 5 मंदिर हैं। इनमें से 4 शिव के मंदिर हैं और एक विष्णु मंदिर सॉरी, एक क्या है? विष्णु मंदिर है। ये अपने को ध्यान रखना है। किस चित्रशैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी की साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण है? इस विषय के प्रयोग हेतु किया गया है। अब देखिए, मतीराम का रसराज हमने कल देखा था कि बूंदी के भाव सिंह के काल में, एक तो बूंदी के भाव सिंह के दरबारी थे ये, भाव सिंह के दरबारी। और दूसरी अपने देखा था कि मारवाड़ के महामंदिर में चित्रण, महामंदिर में रसराज का चित्रण हुआ है। तो यहां क्या है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें ये भी उत्तर बन रहा है, मारवाड़ भी, और इसमें बूंदी भी बन रहा है। तो ये दोनों इसके उत्तर बन रहे हैं। तो ये ध्यान रखने, 2 बार क्वेश्चन आए हैं, पर इसके दोनों ऑप्शन में मारवाड़ हो जाए, दोनों क्वेश्चन के उत्तर बनते हैं। नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। अब देखिए, रामदेव जी हैं, उनके 5 रंग की जो झंडा होता है उसे क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। ये कॉलेज लेक्चर कह दें, असिस्टेंट प्रोफेसर कह दें, ये अपने 7 पेपर हुए हैं। इन 7 में 83 कला संस्कृति के क्वेश्चन पूछे गए।
इनको अच्छे से हमने देखा, इनका विश्लेषण किया और आगे भी कहे कि आपको राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन में करवाऊंगा, भूगोल के करवाऊंगा, अर्थव्यवस्था के करवाऊंगा, राजनीति के करवाऊंगा, सभी करवाऊंगा, है ना। तो ये आप है, इनको अच्छे से पढ़ें। और अगर कहे कि अगर आपको कहे कि इनका डिटेल लेना है पूरा, क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने अच्छी तरह से पूरी व्याख्याएं करके इसकी बुक निकाल रखी है। तो ये जो बुक है सोलिड पेपर वाली, ये आपको क्या है कि पूरा 40% अंक तो ला ही देगी न्यूनतम। और इसके अलावा नोट्स की भी हमने बुक्स वगैरह जारी कर रखी है, ये अब मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, ये मार्केट में भी अवेलेबल है और आप क्या है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए उससे मंगवा सकते हैं। आज इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।